नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के संदर्भ में वैदिक सभ्यता को। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया था और अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली भारत में जो एक नई सभ्यता थी उसे आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो कि एक पानी यानी कि बाढ़ के आ जाने के कारण हो गया था, क्योंकि सिंधु नदी संभवतः उसकी जो सहायक नदियां रही हैं उनमें बाढ़ आ गई और वो सभ्यता क्या हो जाती है तो नष्ट हो जाती है। लेकिन उस नष्ट हुए क्षेत्र में जो अवशेष रह गए थे, खंडहर जो रह गए थे, उसी वाले क्षेत्र पर एक नई सभ्यता क्या होती है तो पनपती है या नई सभ्यता का उत्थान होता है, जिसका नाम होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आइए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता को जब हम देखेंगे कि इसका नाम वैदिक कैसे पड़ गया, अगर हम इसके नाम पर अगर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि वेदों का निर्माण होने के कारण ही क्या होता है, इसका नाम पड़ता है वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता नाम पड़ गया तो कितने वेदों का निर्माण होता है, तो वेद आपके मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कितने हैं तो 4 हैं। आपका सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 प्रकार के वेद हैं। लेकिन क्या होता है, वैदिक सभ्यता में जब आपका वेदों का निर्माण हुआ तो नाम पड़ गया वैदिक सभ्यता। लेकिन ऋग्वेद का जो निर्माण होता है वो पहले हो जाता है, फिर बाद के जो 3 वेद रह जाते हैं उनका निर्माण बाद में होता है। अब आगे देखेंगे यह सभ्यता पूर्णतः कैसी थी तो ग्रामीण हुआ करती थी। जहां हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा कि वह कैसी थी तो नगरीय और शहरीय सभ्यता थी, वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी हुआ करती थी, ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। आर्यों ने इस सभ्यता का क्या किया, निर्माण किया। अब देखिए, जहां वहां हमने देखा था पाषाण काल से चला आ रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता में समय धीरे धीरे क्रमागत मनुष्य ने विकास किया और एक नई सभ्यता को जन्म दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वहीं हम बात करेंगे कि एक जो आपकी वैदिक सभ्यता थी इसका निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वैदिक सभ्यता को बनाने वाले या वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले कौन थे, तो आर्य हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, आर्य। आर्य कहां से आए थे तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। और कैसे आए थे तो चारे की खोज में आए थे। यह कथन कौन बताता है तो इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार, इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और यह सबसे पहले जो बसे थे वो सप्त सेंधा प्रदेश में बसे थे। सप्त सेंधा प्रदेश क्या है तो सप्त सेंधा प्रदेश वह क्षेत्र है जो आपके सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। आइए और आगे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो समय बताया जाता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व बताया जाता है। 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा ये बहुत बड़ा समय था, इसीलिए वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया। यह सभ्यता भी कितने भागों में बढ़ गई, 2 भागों में। पहला जो भाग रहा या पहला जो समय रहा उसे कहा गया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसी काल में होता है किसका निर्माण तो ऋग्वेद का निर्माण होता है। दूसरा जो काल रहा वो रहा उत्तर वैदिक काल। इस वाली वीडियो में हम केवल ऋग्वैदिक काल को ही देखने वाले हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का विस्तार बहुत बड़ा था, बहुत सारे पॉइंट इसमें बनने वाले थे, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आप देखोगे उत्तर वैदिक काल को। चलिए अब आज हम देखेंगे या इस वीडियो में केवल देखने वाले हैं ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल की जो हम संपूर्ण जानकारी इसमें लेने वाले हैं। अब ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल कहां से कहां तक माना जाता है और इसमें आने वाले एग्जाम के पॉइंट से जितने भी बिंदु रहने वाले वो सारे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। अच्छा, ऋग्वेद का जो रचयिता थे या रचना किसने की थी ऋग्वेद की, तो उनका नाम था कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। यह ऋग्वेद के क्या थे तो रचयिता थे, महर्षि जो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हुआ करते थे वो क्या थे तो ऋग्वेद के क्या थे, रचयिता माने जाते हैं। और ऋग्वैदिक काल इन्हीं के रचे हुए वेद के ऊपर क्या है, निर्मित है। चलिए और आगे देखेंगे ऋग्वेद का क्या होता है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के निर्माण के कारण इसका नाम पड़ा। ऋग्वेद का निर्माण हुआ तो ऋग्वेद क्या था, आपका सबसे प्राचीनतम वेद था। क्या था, वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद है। और इससे क्या जानकारी मिलती है तो प्रारंभिक वैदिक काल की हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। किससे मिलती है तो ऋग्वेद से मिल जाती है। क्या क्या जानकारी इसमें, आर्यों के व्यवसाय के बारे में कि आर्यों का व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन ही हुआ करता था। क्या हुआ करता था तो ये कैसे थे, पशुपालक थे और कृषक हुआ करते थे। आर्य कबीलों में भारत आए, ये ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है कि आर्य जो आए थे वो कैसे आए थे तो कबीलों माने कि ग्रुप में आए थे, समूहों में भारत आए थे। एक एक करके क्या आ रहे थे, समूहों में। जैसे समूह में आजकल आपने देखा होगा बंजारे लोग जो आपके बंजारे होते हैं वो भी आपके समूहों में होते हैं। इसी प्रकार आर्य आए थे भारत में। जब भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक क्रिया को प्रारंभ किया। मतलब हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था तो उसमें राजनीतिक क्रिया जैसी
राजा जैसा कोई पद नहीं था। लेकिन वैदिक सभ्यता में आते आते जब कबीले में जो आर्य हमारे भारत में आए तो इन्होंने राजनीतिक तंत्र का विकास किया और राजा जैसे पद की क्या की, स्थापना की। तो हम देखेंगे कि प्रशासन का क्या होता है, तो प्रशासन का इन्होंने निर्माण किया और प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था राजा। क्या कहा जाता था? राजा। अब राजा दरअसल क्या था, तो निरंकुश हो सकता था, क्योंकि राजा अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र होता था, अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होता था। तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का गठन किया गया था। सभा समिति दरअसल आज की हम मान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जो कि क्या करती है, पूरी संसद पर नियंत्रण रखती है, या फिर किस पर, प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। तो सभी सभा और समिति का क्या होता है, गठन होता है। इसमें देखेंगे हम कि सभा दरअसल जो होती थी वो उच्च सदन थी। क्या थी? उच्च सदन। और वहीं समिति क्या थी? निम्न सदन थी। निम्न सदन हुआ करती थी। इन दोनों को मिलाकर हम बात करेंगे कि सभा और समिति को प्रमुख रूप से या एक नाम दिया गया था जिसे प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। माफ कीजिए, यहाँ नहीं कहा गया था, उत्तर वैदिक काल में वो आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तो बस इतना देखना है कि सभा और समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और ये सभा समिति दरअसल दो समिति थी जो राजा पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। और क्या देखेंगे, आर्यों की भाषा। आर्यों की भाषा क्या हुआ करती थी, बहुत आईएमपी है, इससे क्वेश्चन बनता रहता है। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत मतलब कि ऐसी भाषा थी जो उस समय देवताओं की भाषा को कहा जाता था। देवताओं की भाषा भी क्या इन्होंने बताई कि संस्कृत बताई, और इन्होंने कहा कि हमारी भाषा भी संस्कृत है, इसलिए इन्होंने अपने आप को क्या कहा, श्रेष्ठ कहा, आर्य कहा। आर्य का मतलब देखेंगे हम, आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, और इन्होंने क्या कहा, अपने आप को श्रेष्ठ कहा, मतलब हम देवता समान है। आर्यों ने ऐसा कहा, किसमें कहा, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और आगे हम देखेंगे अब कि आर्य जब मध्य एशिया से, मतलब कि कहाँ से चले थे, तो यह मध्य एशिया से चले थे। और यह पहले कहाँ बसे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आर्यों के नाम पर ही हम बात करेंगे, हमारे भारत का नाम एक मिलता है आर्यवर्त, वो आर्यों के ही नाम पर पड़ा था। क्या पड़ा था, आर्यवर्त। आर्यों के आगमन के कारण ही भारत का नाम आर्यवर्त पड़ गया। अब और अगले बिंदु पर देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे तो पशु को देखेंगे कि इनमें इनका पूजनीय जो पशु हुआ करता था वो गाय हुआ करता था। गाय बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, इसमें क्यों लगाना है, इसलिए लगाना है कि गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये क्या थे, पशुपालक थे। एक चीज समझ लीजिए, वैदिक सभ्यता का पूरा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल गाय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हर चीज़ गाय से बनती है, गौ से बनता रहता है हर चीज़। अगर गाय जिसके पास ज़्यादा है वो क्या रहेगा, कबीले का राजा रहेगा। गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं, गाय को दान में दिया जा रहा है, गाय के लिए क्या किया जा रहा है, तो गाय के लिए अन्य चीज़ें की जा रही। तो गाय क्या थी, उस समय की सबसे प्रमुख मानी जाती थी और सबसे पूजनीय पशु थी गाय के लिए। और क्या था, तो गाय को अधन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अधन्या। अधन्या का मतलब होता है कि धन की वस्तु। अधन्या का मतलब क्या होता है, धन की वस्तु। अब यदि कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है, गाय को मारता है, तो इसके लिए सजा के कुछ प्रावधान बताए गए थे। क्या क्या प्रावधान बताए गए थे, नुकसान पहुंचाने के लिए या मारने के लिए मृत्युदंड और देश निकाला, जैसे क्या थे, यहाँ पर प्रावधान थे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी गाय को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको मारा जाता है, तो उसको देश निकाला या फिर मृत्युदंड जैसे कठिन प्रावधान या कठिन सजा के प्रावधान किए गए थे। किसके लिए, गाय के लिए। अब गाय को प्राप्त करने के लिए कभी कभी क्या होते थे, युद्ध हुआ करते थे। गायों को प्राप्त करने के लिए युद्ध भी होते थे। युद्ध में हम देखेंगे ऐसे ही एक युद्ध का वर्णन मिलता है हमें, कौन सा, दसराग युद्ध का। दसराग युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। दसराग युद्ध परशुनी यानी आज की वर्तमान रावी नदी के तट पर हुआ था या किनारे पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें भरत कबीले के एक राजा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, भरत कबीले के एक राजा थे, नाम था सुदास। सुदास राजा और अन्य 10 कबीले राजाओं के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा सुदास की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और जीत होने के कारण क्या होता है, इन्होंने अपने उस एरिया के जो जितना एरिया हुआ करता है उसका नाम घोषित कर दिया भारतवर्ष। और आज भी हम देखते हैं कि भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है। ये होता था गायों के लिए। युद्ध शब्द के लिए हम बात करेंगे, जब युद्ध होता है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था। शब्द का नाम होता था गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज, मतलब जो शासक, जो व्यक्ति, जो आक्रमणकारी युद्ध कर रहा है वो गायों की खोज के लिए कर रहा है, ऐसा इसका मतलब होता था। आगे और देखेंगे इन सब की जो हमें जानकारी देता है, या फिर हम बात करेंगे ये सारी जानकारी कौन देता है, तो ये देता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें इस युद्ध की और इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। और आगे हम देखेंगे कि इस काल का सबसे प्रिय पशु, अब देखो इनमें कन्फ्यूजन होता है लोग बाग, प्रिय पशु और पूजनीय पशु। यहाँ देखा हमने पूजनीय पशु और यहाँ देख रहे हैं हम क्या चीज़, तो प्रिय पशु देख रहे हैं। इनमें क्यों कन्फ्यूजन होता है, इसलिए होता है क्योंकि पूजनीय तो था क्या, गाय, लेकिन प्रिय पशु क्या हुआ करता था, घोड़ा या अश्व हुआ करता था। किनका, तो ऋग्वैदिक काल के जो क्या हुआ करते थे, वैदिक वासी हुआ करते थे, आर्य हुआ करते थे, उनका हुआ करता था।
और आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज हुआ करता था वो 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है आपकी जातियां। आज की क्या है? जातियां। उस समय 4 ही वर्ण थे। वर्ण मतलब कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण में ही क्या हुआ करता था? पूर्ण रूप से इनका समाज विभक्त था। अब हम बात करेंगे ये 4 वर्ण आए कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कितने मंडल में? 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। वर्ण व्यवस्था का पूरा हमें क्या मिलता है? तो वृत्तांत मिलता है, जिसमें बताया गया है कि वर्ण कहाँ से उत्पत्ति हुए हैं। ऐसा माना गया कि ब्रह्मा के मुख से किनका? तो ब्राह्मणों का क्या होता है? उत्थान होता है, ब्राह्मणों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण बनते। और हम बात करेंगे क्षत्रियों का जो उत्थान होता है या निर्माण होता है वो भुजाओं से होता है। ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न होते हैं कौन? क्षत्रिय। ब्रह्मा की जो नाभि थी उससे उत्पन्न होते हैं वैश्य। और ब्रह्मा के पैरों से जो उत्पन्न हुए माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शूद्र माने जाते हैं। अब एक चीज़ समझ लेना, इन चीज़ों का, इन चारों का काम था। ब्राह्मणों का काम हुआ करता था उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराना। मतलब ब्राह्मण जो थे वो उस समय वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब कराया करते थे। कौन? ब्राह्मणों। सबसे उच्च स्थान प्राप्त किए हुए थे कौन? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रियों का काम क्या था? क्षत्रियों का काम था देशवासियों की और जनता की रक्षा करना और राज्य करना। एक इनका काम था, तो क्षत्रियों का काम था। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो वैश्य। इनका क्या काम हुआ करता था? इनका काम हुआ करता था देश विदेश जाकर क्या करना? तो व्यापार करना। मुख्य रूप से क्या थे? तो व्यापारी थे। कौन थे? वैश्य हुआ करते थे। अब हम चौथे व्यक्ति की बात करें, चौथे वर्ण की, तो ये था शूद्र। शूद्र दरअसल इन चारों में सबसे निम्न वर्ण माना जाता था। और इनका काम क्या हुआ करता है? इन तीनों जो वर्ण थे उच्च वर्ण, उनकी सेवा करने का। कौन करते थे? शूद्र करते थे। इनका काम था मात्र क्या करना? तो सेवा करना होता था तीनों का। अब एक चीज समझ लो, क्या क्षत्रिय है और वो ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, पर ऋग्वैदिक काल में जो दरअसल वर्ण व्यवस्था थी ये किस आधार पे थी? तो ये आपकी व्यापार के आधार पे थी। कैसी थी? व्यापार के आधार पे। व्यापार माने कि यदि कोई ब्राह्मण है और वो व्यापारी बनना चाहता है तो बन जाता था। यदि कोई क्षत्रिय है वो शूद्र बनना चाहता है, बन जाता था। यदि कोई शूद्र है ब्राह्मण बनना चाहता है तो बन जाता था। मतलब ये था कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था और कोई भी काम कर सकता था। लेकिन जहां हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें आप देखोगे कि यही जो व्यवस्था थी आपकी व्यवसाय पर आधारित थी, वहीं जाति पर आधारित हो जाती। फिर जो वर्ण में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसी वर्ण का हो जाया करता था। आगे देखेंगे हम। और हम बात करेंगे कि समाज कर्म के आधार पर विभाजित है। कर्म माने व्यापार, जो अभी हम बात करके आए। और ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। 3 प्रकार के क्या होने लग गए थे यज्ञ? पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ, तीसरा वाजपेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये 3 प्रकार के क्या होते थे? तो यज्ञ होना चालू हो गए थे। राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ वो होता था जिसमें एक अश्व को छोड़ दिया जाता था, जैसे रामचंद्र जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। घोड़े को छोड़ दिया गया था, चुनौती लिख दी जाती थी कि अगर कोई इसको पकड़ता है तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश ने पकड़ लिया, युद्ध हुआ था। वैसा ही ये क्या है? अश्वमेध। दूसरा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या था? तो राजसूय यज्ञ दरअसल राजा के राज के समय किया जाने वाला यज्ञ जो होता था राजसूय। वाजपेय क्या? वाजपेय दरअसल अपने ऐश्वर्य आराम को प्रदर्शित करने के लिए या अपने हम बात करें तो अपने शौर्य को दिखाने के लिए वो जो यज्ञ होता था वो होता था वाजपेय यज्ञ होता था। ये 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे आपके कहां पर? तो ऋग्वैदिक काल में। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर कि इन ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट लगा ले। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता माने जाते हैं उनका नाम हुआ करता था इंद्र। इंद्र भगवान इस समय के सबसे प्रमुख देवता थे। अच्छा क्यों थे? क्योंकि इनको एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में, इनका उल्लेख दिया गया है और इनको कहा गया है, क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब क्या होता है? तो पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। क्या मतलब होता है इसका? किलों को तोड़ने वाला। मतलब ये था कि किलों को तोड़ने वाले को क्या कहा गया है? पुरंदर या फिर इंद्र कहा गया। एक चीज समझ लिया, क्षत्रिय जो हम वर्ण व्यवस्था देख के आए, वर्ण व्यवस्था एक ब्राह्मण के आधार पर प्रदर्शित होती है। ब्राह्मण के आधार पर मतलब कि अगर हम ब्राह्मण बनाए तो इसमें आप देखोगे कि ब्राह्मण के जैसे ही वर्ण व्यवस्था की क्या थी? संख्या थी। कैसी संख्या? जरा यहां देखेंगे। इसमें पहले में हम देखेंगे तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है। ये छोटा बन गया ज़्यादा ही, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे अपन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि उस समय के समाज में किन की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी और किन की संख्या कम थी। मतलब उच्च कुल का या उच्च वर्ण जितने भी रहेंगे, जो प्रारंभिक वर्ण थे उनमें संख्या कम होती थी और जो निम्न वर्ण हुआ करते थे उनमें व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। इस प्रकार से यहाँ की वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ये रहा पूरा का पूरा ऋग वैदिक कालीन जो आपका समाज था, ऋग वैदिक कालीन जो भी आपकी गतिविधियाँ रहीं वो सारी अपन इसमें देख चुके हैं। अगले वीडियो में अब आप देखोगे उत्तर वैदिक काल को, जिसमें आप देखोगे कि ऋग वैदिक काल में जहाँ ये सारी चीज़ें आपकी अलग थी, वहाँ जाते जाते पूर्णतः चेंज हो जाती हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा वृत्तांत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।